ठहराव दिया, अंदर के जितने भी क्रोध थे उनको शांत किया और उसको एक नई दिशा दी। और जब भी मैं सुदर्शना जी के साथ होता हूँ तो बातचीत करके कुछ और भी जो उसके पक्ष है अध्यात्म के, क्रिया योग के, उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। आज मंच पे बैठा हुआ मैं बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था, क्योंकि आबिद सुरती साहब कौन नहीं जानता इनको, अगर जिनको साहित्य में रुचि रही। और भी बहुत सारे हमारे जो अग्रज बैठे हुए हैं, सबको कहीं ना कहीं पढ़ा है। और धर्म युग तो मेरे जीवन के 30 साल की उम्र तक हमारे जीवन का हिस्सा रहा। और भी कई सारी पत्रिकाएं थी जिनको हम एक रंगमंच, रंगकर्मी के तौर पे हमेशा पढ़ते थे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अभिनेता हूँ और मुझे पढ़ करके उसको आवाज़ देना अच्छा लगता है। और वो मेरा अपना अनुशासन है। हम लोगों को बोलना उतना अच्छा नहीं लगता, ना हम उसमें अच्छे हैं। हमें करना अच्छा लगता है, काम करना, अभिनय करना। राजेंद्र जी नमस्कार। अभी जोरम देख लीजिए, फिर बाद में करेंगे। मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। रीना बाथरूम में गुनगुना रही थी, शावर के नीचे उसके भीगे बालों की खुशबू उसे मस्त किए जा रही थी। क्या चीज़ है शादी भी, अपना आप भी सब नया लगने लगता है। हर रंग, हर खुशबू जैसे और चटक और दिलकश हो गई हो, और फिजाओं में जैसे हर वक्त संगीत तैर रहा हो। आज तो वैसे भी बहुत खुश थी, क्योंकि जय आज उसे टाउन लेके जाने वाला था। यहाँ आकर ही उसे टाउन और सबब का पता चला, वरना हापुड़ में रहते हुए तो ये जादू नगरी सिर्फ मुंबई ही थी, जिसके बारे में उसने उपन्यास या कहानियों में पढ़ रखा था, टीवी की तस्वीरों में देखा था, या फिर अपनी मौसेरी बहन के मुंह से सुना था। मीनाक्षी उर्फ मीना दीदी शादी के बाद कई साल मुंबई में रही थी और इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। यहाँ की लोकल ट्रेन, बसों की भीड़ भाड़, कॉस्मोपॉलिटन नागरिक, बारिश के किस्से और यहाँ के लैंडमार्क। पर अब रीना खुद ये सब देखने को बेताब हो रही थी। जय की सारी छुट्टियाँ शादी के समय ही ख़त्म हो गई थी। आने के बाद से जो थोड़ा बहुत वक्त उन्हें शाम को मिलता था, उसमें अपनी नई गृहस्थी के लिए छोटे मोटे सामान खरीदने में लग जाता था। इसलिए अब तक रीना ने बोरीवली का स्टेशन, जहाँ वो उतरे थे, और मलाड का मार्केट भर ही देखा था। आज जय उसे असली मुंबई की सैर कराने वाला था, सीधे चौपाटी ले जाकर। रीना जैसे सोते से जागी, इतनी देर बाथरूम में लगा देगी तो चौपाटी का सूर्यास्त क्या खाक देख पाएगी। शावर बंद कर वो जल्दी जल्दी बाल सुखाई रही थी कि जय ने दरवाज़ा पीट दिया। निकल आओ जलपरी, आधे घंटे से वही घुसी हो, चलना नहीं है। जल्दी जल्दी बाल सुखाकर उसने गुलाबी सूट पहना, हल्का मेकअप किया और जय के सामने आई। ठीक लग रही हूँ? ठीक। जय के चेहरे पर नए प्यार की खुमारी चढ़ने लगी। उसे बाहों में कसते हुए हल्के से फुसफुसाया, गजब लग रही हो। आज नहीं चले तो? छिटक कर दूर होते हुए रीना ने कहा, हरगिज नहीं, आप तो बस। जय हंसने लगा। चलो चलो, मैं तो बस पूछ रहा था। आओ चाय पी लो, फिर निकलते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं सुदर्शना जी। पता नहीं किस कारण से इस तरह से तय किया गया है कि उसका अंश पढ़ा जाए सिर्फ,
और अंश जाहिर है, वो एंड तो नहीं होता, वो बिगिनिंग है। और सारा जो जादू है उनकी कहानियों का, वो निहित है उस अंत में। खैर, जिसने भी ये तय किया है, कोई कारण होगा, पर नहीं मिलती। इस आलीशान घर में इस नर्म मुलायम बिस्तर पर लेट जाता हूं और लेटते ही ऐसी नींद घेरती है कि अवश हो जाता हूं। पर जहां आंखें मुंदी और मैं नींद के आगोश में डूबा, वहीं दो ठंडी बाहें मुझे घेर लेती हैं, बर्फ सी सर्द बेजान दो बाहें। मैं उनसे छूटने की कोशिश कर ही रहा होता हूं कि एक ठंडा जिस्म मुझसे बुरी तरह लिपट जाता है और दो सर्द बेजान होंठ मेरे होठों पर इस बुरी तरह चस्पा हो जाते हैं कि मेरा दम घुटने लगता है। सारे वातावरण में एक अजीब गंध फैल जाती है, वही गंध जो मुर्दा घर में आती है, और परी की खनखनाती हंसी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। मैं छटपटाता हूं उसकी पकड़ से छूटने के लिए, उस आलिंगन से मुक्त होने के लिए, मगर सब बेकार। न वो मुझे छोड़ती है, न मैं खुद छूट पाता हूं। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है इसी तरह छटपटाते, हाँफते, दम घुटते, जब मैं आंख खोल पाता हूं और कोई नहीं होता। मैं बिल्कुल अकेला होता हूं अपने बेड पर। कहीं कोई आवाज नहीं, बस वही अजीब गंध हवा में तैरती रहती है। जगह बदलकर, बिस्तर बदलकर, शहर बदलकर, देश तक बदलकर दिख चुका हूं, पर कहीं कुछ नहीं बदलता। सो नहीं सकता मैं, चाहे कहीं भी चला जाऊं। दिन गुजर जाता है, रात नहीं गुजरती। मगर ऐसा हमेशा नहीं था। कभी दिन भी बहुत सुहाने थे और रातें भी। कोई उस वक्त कहता कि मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैं ठाके लगाता कि उसका दिमाग खराब है। पर अब कहां कहां नहीं गया मैं। डॉक्टर, मनोचिकित्सक, हकीम, वैद्य, प्राकृतिक इलाज, रेकी, संगीत थेरेपी, कुछ नहीं छोड़ा। ओझाओं तक के पैर तो पकड़ चुका हूं। मंत्र, यंत्र, जप, पूजा सब बेअसर हैं। 2 साल, पूरे 2 साल हो गए हैं। पैसे की कमी नहीं है, फूका भी है बेहिसाब इसी नींद के चक्कर में। मेरे पास भी बहुत पैसा था और अब तो परी का भी सब कुछ मेरा ही है, पर सुकून, चैन, शांति, आराम सब छिन गए। सब परी के साथ चले गए। काश उस दिन डैश 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 डैश। धन्यवाद। नहीं आ रहा। मनोज सही बोल के गए थे कि हम लोग काम करने वाले हैं, दूसरा काम करने वाले, पर्दे के पीछे वाले। बोलना ज्यादा आता नहीं है, पर मुझे 2 बातें याद आती हैं रेखा जी की। सुदर्शना जी जब रेखा जी से बात कर रही थी, तो बीच में उनकी एक लाइन थी कि मुझे रेखा जीना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह। तो जीना बहुत अच्छा लगता है, ये बात मुझे बड़ी प्रेरणा देती है। और संकट के समय आते रहते हैं, दौर आते रहते हैं, लेकिन सुदर्शना जी का चेहरा देख के और उनकी बात याद करके मैं काफी दूर तक निकल जाता हूँ। और एक बात, रेखा जी ने मुझे बताया कि सुदर्शना जी के बाद बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो अगर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं तो ये तो पहली शुरुआत है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ये निरंतर चलता रहे सिलसिला, और अगले संग्रह के इंतजार में हैं हम सब। बंबई में अपना घर बना लेता है तो उसकी
पत्नी का, और ऐसी पत्नी जिसके उसने सबसे लड़के शादी की हो, ये हक बनता है, ये उसका फर्ज बनता है, और ये उसकी नियति बनती है कि फिर वो इस देश को ना छोड़े जहां उसने उसे बसाया। इसलिए उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि सतीश गए, मेरी जिंदगी तो गई उनके साथ, अब वहां शुरू होगी जहां वो हैं। लेकिन मेरे बच्चों के लिए इससे बेहतर जमीन मुझे कहीं नहीं मिलेगी। मेरे इस विश्वास की रक्षा हुई। मेरा बेटा सुपर्ण वर्मा आज एक सफल निर्देशक, निर्माता और लेखक है। मेरी बेटी सुकन्या वर्मा जागरण पुरस्कार से सम्मानित फिल्म क्रिटिक और पत्रकार है। और मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं क्योंकि मेरा पोता अवान वर्मा, दो चित्रकारों ने कहा कि एक अच्छा चित्रकार है। इससे ज्यादा की ख्वाहिश करनी भी नहीं चाहिए। झोली से ज्यादा मिला है, आंचल से बाहर है, और जो आप लोगों की मोहब्बत है, जो प्यार है, जो इज्जत है, उसको सुनकर मेरी आंखें लगातार गीली हैं, मेरा दिल लगातार भरा हुआ है, मेरे शब्द अचानक छोटे पड़ गए हैं। ये इतना सरंजाम, इतना सब कुछ, इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतने प्यार कैसे संभालूं, उसको समझ में नहीं आता। मेरा आंचल बहुत छोटा है, आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। सिर्फ एक चीज जरूर बताना चाह रही हूँ, क्योंकि 2 सवाल लोगों ने मुझसे पूछे थे, वो बता देती हूँ। कई लोगों को आश्चर्य है कि बब्बल प्रोडक्शंस, जो कि एक फिल्म कंपनी है, वो एक किताब का लोकार्पण, वो भी इतनी धूमधाम से जैसे कि लड़की की शादी होती है, कर रहा है। क्यों कर रहा है? उन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अरविंद बब्बल एक साहित्यकार परिवार से आते हैं। वो प्रगल्भ जी के बेटे हैं, अशोक चक्रधर उनके बड़े भाई हैं, और काका हाथरसी की बेटी उनकी भाभी है। रेखा बब्बल जो उनकी जीवन संगिनी है, वो बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। तो ये परिवार सिर्फ फिल्मों का नहीं है, ये जितना फिल्मों का है उतना ही साहित्य का भी है। और इस परिवार ने, कई बार तो क्या होता है कि हम बच्चे गोद लेते हैं, इस परिवार ने मुझे गोद ले लिया। तो अब मैं इसका हिस्सा हूँ, तो ये तो उन्हें मेरे लिए करना ही था। हक से कर रहे हैं, हक से करवा रही हूँ, और बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने सबने जीवन में हमेशा मेरा साथ दिया। आज जिनकी कमी मुझे खटक रही है, मैं उनके बारे में बात करूंगी। 5 संपादक, और उनमें से एक भी यहाँ नहीं है। डॉक्टर धर्मवीर भारती मेरे सबसे पहले संपादक थे, शरद जोशी दिवंगत, डॉक्टर धर्मवीर भारती दिवंगत, नारायण दत्त जी दिवंगत, और 2 संपादक जो हैं उनमें से विश्वनाथ जी की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, वो आ नहीं सकते थे। शचींद्र जी नागपुर में अपने बेटे के पास हैं, इसलिए वो नहीं आ सकते थे। तो ये दुखद रहा, पर फिर मैंने ये सोच के मन समझाया कि मैंने पत्रकारिता में तो कुछ लिखा भी नहीं था, तो पत्रकार संपादक क्यों है। इसलिए मैं जिन्हें याद कर रही हूँ, वो पुष्पा जी ने मुझे शुभकामनाएं भेजी, अचला नागा ने मुझे शुभकामनाएं भेजी, हरीश पाठक को मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा धार्मिक परिवार है उससे कई लोग आए हैं। मंगला जी आई हैं यहाँ पे, और विनीत आया है यहाँ पे। ये नवभारत टाइम्स जो मेरे सारे परिवार के हम जिसे मानते हैं, उसमें से हरिमृदुल जी हैं, भूपेंद्र त्यागी जो कि हम नवभारत छोड़ चुके हैं और भास्कर के संपादक हैं, वो आए हैं। और मुझे उनकी कमी खटक रही है, जो यहाँ किसी कारणवश नहीं आ सके हैं, क्योंकि वही मेरा परिवार है। और मुझे लग रहा है कि वो होते तो और भी अच्छा होता। लेकिन शिकायत किसी से नहीं है। जो आए उनका शुक्रिया, जो नहीं आए वो खुश हैं, वो भी खुश हैं, आप भी खुश हैं। हम इसी तरह उत्सव मनाते रहें। ये तो एक इंसिडेंटल है किताब का लिखना। इनकी इच्छा थी, इन लोगों ने छाप भी दी, इन्होंने फंक्शन भी कर दिया, और मैं भी आके बैठ गई, और आप लोग भी बैठे हैं, और हम सभी, मेरे ख्याल से सबको मजा आ रहा है। मैंने कोशिश ये की कि आप लोग इस प्रोग्राम में बोर ना हो।
क्योंकि मुझे खुद को बहुत कई बार बोरियत होने लगती है और मुझे नींद आने लगती है। तो मैं ये साहित्यिक चर्चा के लिए प्रमंच नहीं था। कुछ लोगों ने मुझे ये सजेस्ट किया था, ये टीजर वाला आइडिया बाय द वे भूपेंद्र का था। ये कहानियों के टीजर वाला आइडिया मेरा नहीं था, ये भूपेंद्र का था। जिनको तारीफ करनी हो वो उसकी करें और जिनको शिकायत करनी हो उसी से करें। तो क्वेश्चन आंसर, साहित्यिक परिचर्चा, इस तरह का अगर कुछ करना होगा तो एक अलग तरह का कार्यक्रम होगा जिसमें उन लोगों को नहीं बुलाया जाएगा जिनको उसमें दिलचस्पी नहीं है। और तब आप लंबे वक्तव्य भी सुन सकते हैं, लंबी बात भी कर सकते हैं और अपने भी कर सकते हैं। अभी आप इसे पढ़ें और जैसा कि मेरे सारे मित्रों और वरिष्ठों ने कहा कि उन्हें अच्छी लगी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। इसे अपना प्यार दें उसी तरह जैसे आपने मुझे अपना प्यार दिया है। बहुत 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 धन्यवाद। और अब शायद बहुत अच्छा नाश्ता आपकी बाहर प्रतीक्षा कर रहा है और अमर त्रिपाठी हैं तो समोसा तो हो गई।